तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। 8th क्लास के एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस ऑफ 8th क्लास इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो बहुत बड़ा लेक्चर और बहुत मोटी किताब एक जहन में आता है, लेकिन 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में छोटी बातें हैं, 3-4 बातें हैं जिसको स्पष्ट कर लेते हैं। इफ वी क्लियर 3 or 4 पॉइंट्स इन दैट चैप्टर देन वी विल फैमिलियर अबाउट दैट। तो हम उससे वाकिफ हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि इस चैप्टर में है क्या। चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना, मतलब आसानी से, सरलता से, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। 3-4 बातों को स्पष्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखना, समझ में आ जाएगा कौन सी 3 से 4 बातें हैं इस चैप्टर में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहली बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। पहली बात, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या। दूसरी बात कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, दूसरी बात। और तीसरी बात, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, थोड़ा सा फर्क होगा, मतलब संविधान की विशेषता। लेकिन इस चैप्टर में भारतीय संविधान की विशेषता पे ज्यादा जोर दिया गया है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, इस पे ये 3 बातों को स्पष्ट कर लें। ये 3 बातों को आप चैप्टर को बार बार रीड करके पढ़ेंगे, समझेंगे, स्टडी करेंगे तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बाकी तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन घर पे अभी पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। लेकिन जो 80 से 90% बातें ये तीनों, तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। तो संविधान क्या है, मतलब आप क्लास में चलते हो, क्लास का एक रूल होता है, स्कूल में आप पढ़ते हो, स्कूल का एक रूल होता है, इतने बजे जाना है, इतने बजे एग्जिट होती है, इतने बजे एंट्री होती है। इसी प्रकार से देश को या किसी खास समूह को, ग्रुप को चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता, रूल की आवश्यकता होती है, नीड होती है, जिसको हम नियम या संविधान कहते हैं। अलग अलग शब्दों में, ब्रॉड वर्ड में संविधान कहा गया है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या हम डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट containing certain set of rules which serve several purposes. Constitution is a written document containing certain set of rules which serve several purposes. मतलब संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम होते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि जो परिभाषा या डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ आप भी बोलो। आप बोल सकते हो कि संविधान नियमों, मतलब एक डॉक्यूमेंट है, मतलब नियमों का एक संग्रह है, मतलब एक ग्रुप ऑफ या रूल्स है, मतलब आप अपनी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इट इज अ ग्रुप बोल सकते हैं, या डॉक्यूमेंट का में होता है। डॉक्यूमेंट में बहुत सारे नियम्स होते हैं, जैसे स्कूल को चलाने के लिए, विद्यालय क्लास को चलाने के लिए, ऐसे देश को चलाने के लिए सेट ऑफ रूल्स है। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच वी रन द कंट्री। ऐसे भी बोल सकते हैं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिससे हम किसी देश को चलाते हैं। ऐसे अपने तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हो। तो स्पष्ट हो गया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। ये बातें मैंने क्लियर कर दी। दूसरी बात आपको क्या पूछेगा, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आवश्यकता क्यों है। पहली बात आपको पूछेगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये बार बार अपने बुक में भी पढ़ना, मैंने आपको बताने की कोशिश की, उसके जरिए आप डिफाइन करने की कोशिश करना। दूसरी बात, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, मतलब हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, हमें पानी की आवश्यकता क्यों है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऐसे ही संविधान की आवश्यकता क्यों, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई संविधान नहीं रहेगा तो देश में तो अफरा तफरी फैल जाएगी, बहुत सारे क्लास में नियम ना हो, क्लास टीचर प्रिंसिपल ये सब बातें ना हो तो स्कूल कैसे चलेगा, क्लास कैसे चलेगी। तो इसलिए देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। टू रन द कंट्री प्रॉपरली वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आप अपने अपने ढंग से बोल सकते हैं, इसके बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। मतलब संसाधनों को उचित बंटवारे के लिए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, अलग अलग देशों के पास जो धनी है या गरीब है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव उसके रिसोर्सेस का भी है।
मतलब पहले राजा महाराजा जो डिक्टेटरशिप में होता था कि राजा ने कब्जा कर लिया, कहीं पे भी कुछ मिला तो उसका होगा, ऐसा नहीं। देश में जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, मतलब कोयला, पेट्रोलियम, जो भी नेचुरल गैसेस, नदी, पहाड़, इस पे सभी का अधिकार होता है, सबको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जो मेहनत करते हैं उसको भी मिले। तो टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेस इन अ राइट मैनर, इन अ प्रॉपर मैनर, सो दैट एवरीबडी विल गेट इट, मतलब ताकि सभी व्यक्ति को प्राप्त हो सके, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता है। तो 4-5 पॉइंट आपको, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन में 4-5 बातें आपको स्पष्ट करनी है। क्या? टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी, सबसे बड़ी बात, समानता स्थापित करने के लिए, महिलाओं और पुरुषों के बीच में भेद न हो, समानता स्थापित, टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी अमंग द सोसाइटी, मतलब समानता स्थापित करने के लिए, जातियों के बीच भेद न हो, बड़े और धनी और गरीब के बीच सबको वोट देने का अधिकार, इक्वलिटी स्थापित करने के लिए। दूसरा, टू इस्टेब्लिश पीस, किसी तरह की केओस उत्पन्न हो, मतलब अफरा तफरी ना हो, कोई भी केओस हो तो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उसको शांत करने की कोशिश करती है। तीसरा, टू रन द कंट्री प्रॉपरली, मैंने बताया देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। चौथा, टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज, संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए संविधान की आवश्यकता है। टू एबॉलिश डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी, कई बार महिलाओं के को प्रताड़ना होती, कई बार छोटे बच्चों से काम लिया जाता, कई बार जो SC ST है या इस तरह के नियम है, बहुत सारे, इस पे शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसको खत्म करने के लिए वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हमसे पूछा जाता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन से दैट वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी, टू एस्टैब्लिश पीस, टू रन द कंट्री प्रॉपरली, टू डिस्ट्रीब्यूट our resources in a right manner, to abolish discrimination in our society, मतलब हमारे समाज में जो ज्यादतियां हो रही है, शोषण हो रहा, उसको खत्म करने के लिए संविधान की आवश्यकता है। ये 4-5 बातें हैं, शॉर्ट में मैंने लिखा है, इसको एलेबोरेट करके भी आप लिखोगे, आप पढ़ोगे, आपके पास जो भी मैं मटेरियल आपको सेंड करूंगा बड़े राइट तरीके से, जिसमें बहुत अच्छे से आंसर, लेकिन मैं 80 to 90% की इस चैप्टर को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन स्टडी वेरी डीपली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मेन फीचर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो आप इस चैप्टर के मुख्य चीजों को समझ सको। 2 बातें स्पष्ट होगी कि संविधान क्या होता है और हमें संविधान की आवश्यकता क्या है। आपके इस चैप्टर में नेपाल का उदाहरण है, आपके मॉनिटर क्लास का उदाहरण है, इन सब बातों को पढ़ोगे जो मैंने बताया कि नेपाल में पहले अफरा तफरी पर राजा वाला सिस्टम था, हमारा पड़ोसी देश है, छोटा सा, हमारे स्टेट के राज्य के बराबर है। यह हाल के दिनों में, मतलब 15-20 साल पहले वहाँ पे संविधान, 10 साल पहले शायद संविधान लागू हुआ, राजा वाला सिस्टम हटा, तो ये सारी बातें इस पर, मतलब वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी अब आ रही है, लेकिन फिर भी केओस तो है ही। 2 बातें स्पष्ट हुई। अब है फीचर्स ऑफ, सबसे मेन आधे चैप्टर में ये नीचे बातों का वर्णन है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषता। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषता पूछेगा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप 4-5 बातें याद रख लो जो मेन चीज है इस चैप्टर का। इसको अलग करके भी पूछ सकता है कि फीचर्स में, जैसे फेडरलिज्म है तो पूछेगा व्हाट इज फेडरलिज्म, संघवाद क्या होता है, आप पूछेगा कि राइट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के द्वारा जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में। तो मतलब इसी क्वेश्चन में, इसी पॉइंट में बहुत सारी चीजें, पॉइंट समाये हुआ है। तो क्या है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या है। तो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का क्या अर्थ होता है, मतलब फेडरल सिस्टम कहता है कि इंडिया फेडरल सिस्टम, मतलब भारत में संघवाद है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज फेडरलिज्म, मतलब भारतीय संविधान में संघवाद है। संघवाद, फेडरलिज्म का अर्थ होता है कि 2 टियर गवर्नमेंट है, जहां भी किसी भी देश में 2 स्तर की सरकार हो, मतलब राज्य की और केंद्र की, उसको फेडरल सिस्टम कहते हैं। इसमें आगे की क्लास में आप पढ़ोगे फेडरल, इतना ही याद रखना। एक्स्ट्रा बात मैं थोड़ी सी बता दूं जो आगे की क्लास में है। फेडरल का अर्थ होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा, मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर, डिसेंट्रलाइज द पावर, ताकि वो तानाशाह न बन सके। मतलब मॉनिटर को इतना अधिकार दे दिया गया कि भाई अब जो भी हल्ला करे उसका नाम लिखो, उसका कुछ मतलब टीचर्स को रिपोर्ट करो, तो पता चला कि वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसका भी नाम लिख लेता है जो कुछ नहीं किया हो, उसकी पर्सनल दुश्मनी हो। तो ये सब बातें संविधान में वर्णन है कि यदि इसको गलत उपयोग करे तो क्या हो सकता है।
तो इसके लिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है कि वो क्या कर सकता है, नाम लिख सकता है, वो फिजिकल नहीं हो सकता, फिजिकल तो टीचर, मतलब बहुत सारे नियम प्रावधान बनाए गए। तो फेडरल का क्या मतलब शक्ति का बंटवारा, डिसेंट्रलाइज द पावर, इतना याद रखना। 2 tier ऑफ गवर्नमेंट कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता, इट हैज फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम है। दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी मतलब है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मतलब देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इंग्लिश में देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव्स, और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, मतलब 3 स्तर में बांटा गया। इसके बारे में बातें पढ़ेंगे। ये सारी बातें इसी तरीके से कोर्ट में भी है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च मतलब उच्च न्यायालय, और इसके बाद जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये बाद में पढ़ोगे। तो आप मतलब सीधा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बांटा गया है। तीसरी बात सेकुलरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। आज इसको मतलब आजकल पंथ निरपेक्ष शब्द दिया गया हिंदी में, जो रूपांतरण है। इंग्लिश में सेकुलरिज्म मतलब सभी धर्मों को इज्जत देना। केंद्र का या भारत सरकार का, किसी भी देश का, जिस देश में सेकुलरिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ की सरकार किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देकर सभी धर्मों को समान मानती है। नागरिक कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र होता है। ये सेकुलरिज्म। फंडामेंटल राइट्स, ये सबसे मेन है इस चैप्टर में। फंडामेंटल राइट्स अलग अलग देशों के संविधान, सबसे पहले फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान में लागू हुआ। पूरे विश्व को फंडामेंटल राइट देने वाला अमेरिका का संविधान है। फंडामेंटल राइट भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 है। कितने? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। वो क्या क्या है? राइट टू इक्वलिटी, ये नाम बार बार बोलना, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हिंदी वाले कहेंगे सर हिंदी में बता दो, तो मैं हिंदी में बताता हूँ। राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मतलब शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारी बात, ये इतना आप याद रखना। इसके बारे में आप विशेष रूप से पढ़ोगे आगे की क्लास में। इक्वलिटी मतलब समान हो, मतलब सभी देश के नागरिक। फ्रीडम मतलब सबको आज़ादी मिले कहीं भी रहने बसने का। अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब 14 साल की कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते, मतलब विशेष रूप से किसी को यातना दे, मतलब कष्ट नहीं दे सकते। राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सबको अपने संस्कृति में जीने यानी कल्चर से जीने का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको आत्मा का है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मतलब सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसको लागू करने में यदि किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसका सहारा लिया जाता है। कई बार होता है ना कि मॉनिटर को अधिकार दिया तो गलत करने लगा, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संविधान में को लागू करने के दरमियान कोई दिक्कत होती है या इसका कोई दुरुपयोग करता है तो इसके जरिए उस पर कंट्रोल करते हैं। तो भारतीय संविधान की 2-3 बातें स्पष्ट हो गई कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा तो थोड़ी बहुत बात बदलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक खास विशेषता है, लेकिन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बात हटाकर क्या बताना कि संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन समानता लाने की कोशिश करता है, संविधान रिसोर्सेस समान रूप से बांटने की कोशिश करता है, किसी एक व्यक्ति में पावर नहीं, मतलब पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। ये सारी बातें थोड़ी सी बदलेगी, लेकिन ये 3 बातों को आप अच्छी तरीके से बैठा लेते हो और इसके बाद एनसीईआरटी किताब पढ़ते हो तो आप चैप्टर की बहुत सारी बातें जान गए। कुछ बातें हैं संविधान, हमारा जो संविधान है वो आज़ादी के जस्ट कुछ दिन पहले से लिखना शुरू हुआ और भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 वर्ष कह सकते हैं। 2 years 11 months और 18 days लगे, 18 days, 12 दिन कम 3 साल में। तो ये ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के
फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, मतलब भारतीय संविधान का जनक, मतलब जिन्होंने अलग अलग देशों की संविधान को पढ़कर अध्ययन कर कर भारत का संविधान लिखा। विशेष बहुत जबरदस्त संविधान है। भारतीय संविधान की विशेषता यदि कहता है तो आप ये भी बोल सकते हो कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, मतलब इट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान है। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और जब संविधान सभा बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा, तो उसका जो प्रेसिडेंट था, वो जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये ध्यान रखना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बनने में लगा। ये एक शब्द आता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आपको शब्द को डिफाइन करने के लिए कहेगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शब्द का क्या अर्थ होता है, या आप इसके बारे में क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो आपको लिखना है कि किसी भी देश में एक निश्चित आयु के बाद बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है। अ पर्सन हैज ऑथोरिटी टू कास्ट वोट आफ्टर अ सर्टेन एज, दिस राइट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब इस अधिकार को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। सार्वभौम यूनिवर्सल मतलब महिलाओं के भेदभाव नहीं करना है, मतलब अलग अलग चीजों पे, जाति पे नहीं, धर्म, धनी और गरीब पे नहीं, इसको तो आप ध्यान रखना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत में इसकी एज 18 साल है, अलग अलग देशों में थोड़ा बहुत आगे पीछे है 21 साल। भारत में पहले 21 ईयर्स था, अब राजीव गांधी ने 92वां संशोधन करके, मतलब अमेंडमेंट करके, भारत की संविधान की भी विशेषता है कि अमेंडमेंट हो सकता है इसमें, मतलब किसी भी नियम को यदि सोसाइटी पे सही फिट नहीं बैठ रहा है तो आप पार्लियामेंट में लाके इसके अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस वे मुझे लगता है कि यू हैव नोन समथिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच।